आपका स्वागत है। आज हम भारत की सबसे प्रतिष्ठित और पवित्र नदी गंगा को फिर से जीवंत करने के लिए बनाए गए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की गहरी पड़ताल करेंगे। हम बात कर रहे हैं नमामि गंगे कार्यक्रम की। ये एक ऐसा विषय है जो सिर्फ पर्यावरण से नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, अर्थव्यवस्था और भारत की पहचान से भी सीधे तौर पे जुड़ा है। बिल्कुल। और इसे एक केस स्टडी की तरह समझने के लिए हमारे पास 3 बहुत अलग अलग नजरिए वाले स्रोत हैं। एक तरफ जल शक्ति मंत्रालय की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति है जो हमें सरकारी आंकड़े और उसका पक्ष बताती है। दूसरी तरफ 2017 की CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट है जो शुरुआती सालों के कामकाज पर एक पैनी और कह सकते हैं आलोचनात्मक नजर डालती है। और इन दोनों के बीच एक तीसरा दृष्टिकोण भी है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, जो इस कार्यक्रम को एक वैश्विक मंच पर रखती है और बताती है कि दुनिया इसे किस नजर से देख रही है। इन तीनों को मिलाकर ही पूरी तस्वीर बनती है। सही कहा। तो आज हमारा मकसद यही है, इन स्रोतों की मदद से इस विशाल कार्यक्रम के हर पहलू को खंगालना। इसके उद्देश्य क्या थे, पैसा कहाँ से आया और कैसे खर्च हुआ, जमीन पर क्या बदला और रास्ते में क्या चुनौतियां आईं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर नमामि गंगे सिर्फ एक सफाई अभियान है या उससे कहीं ज्यादा कुछ और। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग जब इसके बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ नदी के पानी को साफ करने की बात आती है। हाँ, ये एक आम धारणा है, लेकिन अधूरी है। देखिए, ये कार्यक्रम जून 2014 में एक एकीकृत संरक्षण मिशन के रूप में शुरू हुआ था। एकीकृत संरक्षण मिशन? हाँ, इसका मतलब है कि ये सिर्फ नदी की सतह को साफ करने तक सीमित नहीं है। कारण साफ था, बढ़ती आबादी, अंधाधुंध औद्योगिकरण और सिंचाई के लिए पानी के बेहिसाब दोहन ने 2700 किलोमीटर लंबी गंगा को बीमार कर दिया था। ये सिर्फ पानी के प्रदूषण का नहीं बल्कि एक पूरे रिवर बेसिन के इकोसिस्टम के ढह जाने का खतरा था। तो एकीकृत संरक्षण का असल में मतलब क्या है? पानी की सफाई के अलावा और किन चीजों पर ध्यान दिया गया? इसके कई बड़े स्तंभ हैं। पहला और सबसे ऑब्वियस स्तंभ है प्रदूषण नियंत्रण। इसमें शहरों से निकलने वाले गंदे पानी को साफ करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP बनाना। अच्छा। फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले कचरे का प्रबंधन और नदी किनारे ठोस कचरे का निपटान शामिल है। ये सबसे जरूरी हिस्सा है। ठीक है, ये तो समझ आता है, लेकिन इसके आगे क्या? यहीं पर इसका दायरा बड़ा हो जाता है। दूसरा स्तंभ है नदी के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करना। इसमें नदी के किनारे बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना, जैव विविधता को लौटाना और खास तौर पर उन जलीय जीवों को बचाना शामिल है जो गंगा की पहचान है। जैसे कि रिवर डॉल्फिन? हाँ, जैसे रिवर डॉल्फिन, कछुए, उदबिलाव और मशहूर हिल्सा मछली। तीसरा स्तंभ है नदी तट का विकास, जिसमें घाटों और शमशानों को आधुनिक बनाना शामिल है। और चौथा, जो शायद सबसे मुश्किल है, वो है जन जागरूकता, ताकि लोग इस अभियान को अपना समझें। ये दिलचस्प है कि हमारे स्रोतों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी IITs के एक कंसोर्टियम की रिपोर्ट का भी जिक्र है। उस रिपोर्ट ने 2 बहुत खूबसूरत शब्द दिए थे, अविरल धारा और निर्मल धारा। हाँ, और यही 2 शब्द इस मिशन की आत्मा है। निर्मल धारा का मतलब है प्रदूषण मुक्त प्रवाह, यानी साफ पानी जिस पर STP के जरिए काम हो रहा है। लेकिन अविरल धारा, इसका मतलब है नदी का बिना रुकावट निरंतर प्रवाह। अच्छा। और ये एक बड़ी पारिस्थितिकी चुनौती है, क्योंकि ये बांधों, सिंचाई और पानी के बंटवारे जैसे जटिल मुद्दों से जुड़ी है। तो ये मिशन सिर्फ पानी की क्वालिटी नहीं बल्कि उसकी क्वांटिटी और फ्लो पर भी ध्यान देने की बात करता है। इतने बड़े मिशन के लिए तो यकीनन पैसों का पहाड़ लगा होगा। मुझे हमेशा ये जानने की उत्सुकता रहती है कि 20,000 करोड़ रुपए जैसी बड़ी रकम आखिर जमीन पर पहुंचती कैसे है? इसका सिस्टम क्या है? ये एक बहुत बड़ा वित्तीय उपक्रम है और इसे समझना जरूरी है। जल शक्ति मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक कार्यक्रम को 2 चरणों में बांटा गया। पहला चरण जून 2014 से मार्च 2021 तक चला, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। और अब हम दूसरे चरण में हैं, जिसका बजट और भी बड़ा है। सही कहा। सरकार ने नमामि गंगे मिशन 2 को 2026 तक के लिए मंजूरी दी है और इसके लिए 22,500 करोड़ रुपए का बजट है। अब आपके सवाल पर आते हैं कि ये पैसा राज्यों तक कैसे पहुंचता है। यहां सिस्टम थोड़ा अलग है। केंद्र सरकार राज्यों को सीधे पैसा नहीं देती। इसके बजाय एक केंद्रीय एजेंसी है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी NMCG, जो परियोजनाओं की मंजूरी देती है और पैसा सीधे राज्यों की कार्यकारी एजेंसियों को जारी करती है। तो कंट्रोल केंद्र के पास ही रहता है।
और आंकड़े क्या बताते हैं, पैसा कहाँ सबसे ज्यादा गया? आंकड़ों के अनुसार 31 जनवरी 2023 तक एनएमसीजी ने करीब 13,607 करोड़ रुपए जारी किए थे। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा स्वाभाविक रूप से उन राज्यों को मिला जहां गंगा का प्रवाह सबसे लंबा और प्रदूषण सबसे ज्यादा है, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि एक तरफ सरकार हजारों करोड़ जारी कर रही थी और दूसरी तरफ 2017 की सीएजी रिपोर्ट बताती है कि शुरुआती सालों में पैसा खर्च ही नहीं हो पा रहा था। ये एक बड़ा विरोधाभास है। ये इस केस स्टडी का सबसे अहम हिस्सा है। सीएजी ने 2014 से 2017 के बीच का ऑडिट किया और पाया कि आवंटित बजट का केवल 8 से 63% ही इस्तेमाल हो पाया था। सिर्फ 8 से 63%? हाँ, इसका मतलब है कि पैसा बैंक में पड़ा था, लेकिन जमीन पर खर्च नहीं हो रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक 2,134 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम एनएमसीजी के पास बिना इस्तेमाल के पड़ी थी। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? जब मिशन इतना जरूरी था और पैसा भी था, तो काम क्यों रुका था? और यही सीएजी रिपोर्ट हमें जवाब देती है। ये सिर्फ एक वित्तीय समस्या नहीं थी, इसके पीछे दो बड़ी वजहें थीं। पहली, एक व्यापक गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान का ना होना। सोचिए, कार्यक्रम की अधिसूचना के 8 साल बाद भी कोई एक मास्टर प्लान नहीं था जो बताए कि किस राज्य में, किस शहर में क्या और कैसे करना है। मतलब पैसा तो था, पर उसे खर्च करने का कोई रोड मैप नहीं था। बिल्कुल। और दूसरी, इससे भी बड़ी वजह थी मानव संसाधन की भयानक कमी। सीएजी ने पाया कि केंद्रीय स्तर पर एनएमसीजी में 44% से 65% पद खाली थे। ओह। और राज्यों में तो स्थिति और भी खराब थी, जहां 20% से लेकर 89% तक कर्मचारियों की कमी थी। अब आप ही सोचिए, आपके पास देश की सबसे बड़ी नदी को बचाने का काम है, हजारों करोड़ का बजट है, लेकिन आपके ऑफिस में 2/3 कुर्सियां खाली हैं। तो ये बात साफ है, शुरुआती सालों में पैसे का रुकना असल में योजना और लोगों की कमी का नतीजा था। ये वित्तीय कुप्रबंधन से ज्यादा एक संस्थागत विफलता थी। सही कहा। चलिए, अब जमीन पर आते हैं। इन शुरुआती बाधाओं के बावजूद जो काम हुआ, उसका क्या नतीजा निकला, खासकर सीवेज ट्रीटमेंट पर, जो प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है? बिल्कुल, सबसे ज्यादा ध्यान सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही दिया गया। जल शक्ति मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर 2022 तक कुल 409 परियोजनाएं शुरू की गईं, जिनमें से 232 पूरी हो चुकी थी। ठीक है। इनमें से 177 परियोजनाएं सीधे तौर पर सीवेज से जुड़ी थीं, जिनका लक्ष्य 5,269 मिलियन लीटर प्रतिदिन यानी एमएलडी की ट्रीटमेंट क्षमता बनाना था। 5,269 एमएलडी। ये आंकड़ा सुनने में बहुत बड़ा लगता है। आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? हाँ, अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए कि एक औसत व्यक्ति रोज लगभग 100 से 150 लीटर सीवेज पैदा करता है। इस हिसाब से 5,269 एमएलडी की क्षमता लगभग 4 से 5 करोड़ लोगों द्वारा पैदा किए गए सीवेज को रोज ट्रीट करने के बराबर है। ओह, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये बहुत बड़ी क्षमता है। इसमें से 99 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनसे 2,043 एमएलडी की नई क्षमता सिस्टम में जुड़ चुकी है। ये लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोगों के लिए काफी है। तो ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है। ठीक है, तो हजारों किलोमीटर की सीवर लाइन बिछाई गई और कई नए ट्रीटमेंट प्लांट बने। कागज पर यह बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इन सब से गंगा का पानी वाकई में साफ हुआ? क्या आंकड़े इस भारी भरकम निवेश को सही ठहराते हैं? यह सबसे जरूरी सवाल है, और सरकारी आंकड़े, खासकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीसीपीबी की 2022 की रिपोर्ट कुछ सकारात्मक संकेत देती है। अच्छा। अगर हम 2014 से तुलना करें तो पानी की गुणवत्ता के 3 मुख्य पैमानों पर सुधार दिखता है। पहला है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, डीओ, यानी पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, जो जलीय जीवन के लिए जरूरी है। ये लगभग पूरी नदी में संतोषजनक स्तर पर है और 33 जगहों पर इसमें सुधार हुआ है। खास जगहों पर ही केंद्रित है, जबकि बाकी हिस्सों में स्थिति वैसी ही है, या ये आंकड़े पूरी कहानी नहीं बता रहे? आपका सवाल बहुत वाजिब है। सुधार एक समान नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, जो पानी में जैविक प्रदूषण का स्तर मापता है, उसमें 41 स्थानों पर सुधार हुआ है। और फीकल कोलिफॉर्म, एफसी, जो पानी में हानिकारक बैक्टीरिया की मौजूदगी बताता है, उसमें 28 स्थानों पर सुधार देखा गया है। तो सुधार तो है, लेकिन कई जगहों पर, खासकर कानपुर और वाराणसी जैसे शहरों के आसपास, चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं।
तो मतलब एक मिली-जुली तस्वीर है। बिल्कुल। कुछ हिस्सों में स्पष्ट सफलता और कुछ में अभी भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ 2017 की सीएजी ऑडिट रिपोर्ट है, जो एक तरह से अफरा-तफरी की तस्वीर पेश करती है। कोई योजना नहीं, कोई लोग नहीं, पैसा खर्च नहीं हो रहा। और फिर कुछ ही साल बाद संयुक्त राष्ट्र इसी कार्यक्रम को दुनिया के 10 सबसे बेहतरीन रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स में से एक का खिताब दे देता है। ये दोनों हकीकतें एक साथ कैसे मुमकिन है? यही इस कहानी का सबसे आकर्षक पहलू है। इसका जवाब इस बात में छिपा है कि यूएन किस चीज को देख रहा था। यूएन सिर्फ ये नहीं देख रहा था कि कितने एसटीपी बने, वो इस कार्यक्रम के समग्र दृष्टिकोण को देख रहा था। अच्छा। जैसा हमने शुरू में बात की थी, ये सिर्फ पानी की सफाई का मिशन नहीं है। यूएन ने इस बात को सराहा कि ये पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब यूएन की नज़र वनीकरण और जैव विविधता जैसे कामों पर ज्यादा थी? बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि इस पहल के तहत 30,000 हेक्टेयर भूमि पर पेड़ लगाए गए हैं और 2030 तक 1,35,000 हेक्टेयर का लक्ष्य है। उन्होंने गंगा डॉल्फिन जैसे जीवों के संरक्षण के प्रयासों को भी महत्व दिया। यूएन के लिए ये एक नदी को बचाने से ज्यादा प्रकृति को लौटाने का एक मॉडल था। उन्होंने माना कि भले ही शुरुआती कार्यान्वयन में समस्याएं थीं, लेकिन कार्यक्रम का इरादा और डिजाइन वैश्विक स्तर पर अनुकरणीय है। तो इसका मतलब ये है कि 2017 के बाद जमीन पर भी कुछ बड़ा बदलाव आया होगा, जिसने इस नजरिए को मजबूत किया। निश्चित रूप से सीएजी रिपोर्ट एक शुरुआती स्नैपशॉट थी। उसके बाद के सालों में परियोजनाओं ने गति पकड़ी। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल HAM जैसे नए वित्तीय मॉडल अपनाए गए, जिससे निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी और परियोजनाओं का काम तेज हुआ। तो यूएन की मान्यता सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं थी, बल्कि बाद के सालों में दिखी प्रगति का भी नतीजा थी। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें, तो नमामि गंगे को किस नज़र से देखा जाना चाहिए? एक सफल मिशन या चुनौतियों से भरा एक धीमा प्रयास? मेरे हिसाब से इसे किसी एक खांचे में रखना सही नहीं होगा। ये एक विशाल और जटिल कार्यक्रम की एक ईमानदार केस स्टडी है। एक तरफ पानी की गुणवत्ता में दर्ज किया गया सुधार, एक समर्पित मिशन का होना, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और दूसरे चरण के लिए सरकार की मजबूत वित्तीय प्रतिबद्धता जैसे बहुत सकारात्मक पहलू हैं। ये दिखाते हैं कि कार्यक्रम सही दिशा में बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ की तस्वीर? दूसरी ओर शुरुआती वर्षों में वित्तीय योजना की कमी, कार्यान्वयन में भारी देरी और मानव संसाधन का अभाव जैसी गंभीर चुनौतियां थीं, जिन्हें सीएजी ने उजागर किया। ये एक सबक है कि इतने बड़े मिशन के लिए सिर्फ बजट ही काफी नहीं होता। एक मजबूत संस्थागत ढांचा और जमीनी योजना भी उतनी ही जरूरी है। मतलब ये एक सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल। और इसकी अंतिम सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि शुरुआती गलतियों से सीखकर कामकाज को कितना बेहतर और तेज बनाया जाता है। आज की इस गहरी पड़ताल से ये साफ है कि नमामि गंगे सिर्फ एक सफाई अभियान नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग, वित्त, पारिस्थितिकी और सामाजिक भागीदारी का एक बेहद जटिल और दीर्घकालिक संगम है। बिल्कुल। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और शायद हमेशा रहेंगी, लेकिन जैसा कि यूएन की मान्यता और हाल के आंकड़े दिखाते हैं, दिशा सही लगती है। ये धैर्य और निरंतर प्रयासों की मांग करने वाला मिशन है, किसी जादुई छड़ी का खेल नहीं। और आखिर में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोतों में ये जिक्र था कि लगभग 764 बड़े उद्योग गंगा और उसकी सहायक नदियों में भारी प्रदूषण फैलाते हैं। हमने सरकारी बजट, योजनाओं और उनकी चुनौतियों की बात की, लेकिन क्या गंगा जैसी विशाल नदी का कायाकल्प केवल सरकार के भरोसे संभव है? एक समाज के रूप में इन प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को जवाबदेह ठहराने और नदी को साफ रखने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।